बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज थैनाटोलॉजी। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने थोड़ा बहुत थैनाटोलॉजी का ओवरव्यू ले लिया था। तो इस वीडियो के अंदर सारी की सारी फिजिकल चेंजेस को पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल चेंजेस को चार में डिवाइड करते हैं: इमीडिएट, अर्ली, लेट एंड वेरी लेट। जो इमीडिएट होती है इसके अंदर मजीद तीन चेंजेस आती है। एक मस्कुलर चेंजेस आती है, सीएनएस के ऊपर आती है, रिस्पायरेशन के ऊपर और सीवीएस के ऊपर। तो इमीडिएट फिजिकल चेंजेस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइफ है वो लॉस हो जाएगा। तो मस्कुलर फ्लैसिडिटी आना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मस्कुलर फ्लैसिडिटी, जिसके केस में हमें लोअर जॉ की ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी, यानी लोअर जॉ ड्रूप कर जाएगा और लिम्ब मसल्स लूज हो जाएंगे। इसके बाद है सीएनएस। सीएनएस के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, लाइक सीएनएस के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, जो ब्रेन स्टेम के रिफ्लेक्सेस होते हैं, लाइक पिपिलरी रिफ्लेक्स है, कॉर्नियल है, फेशियल है, वेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स होता है, गैग रिफ्लेक्स है, कफ रिफ्लेक्स है, ये सारे लॉस देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये तो आ जाएगा सीएनएस के ऊपर। और इसके अलावा सीएनएस के ऊपर अगर आप करोगे एपनिया टेस्ट तो वो भी फेल हो जाएगा। ईईजी फ्लैट देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें ईईजी फ्लैट देखने को मिलती है, लेकिन आप उसको डेथ नहीं कह सकते। लाइक इलेक्ट्रोक्यूशन है, एपिलेप्सी है, ओके, या आप उसको कह सकते हैं कि नारकोसिस है। इसके बाद रिस्पायरेटरी। रिस्पायरेटरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक जो ब्रीथिंग होती है वो 3 मिनट से ज़्यादा अरेस्ट हो जाए, तब इसको क्या बोलते हैं हम, रिस्पायरेटरी मैनिफेस्टेशन। ओके, ठीक हो गया। सीवीएस के ऊपर लैक ऑफ पल्स होगा, पल्स नहीं देखने को मिलेगी। ओके, जो हार्ट साउंड है वो नहीं होगी। रिस्पायरेटरी के केस में जो चेस्ट मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कभी कभार एग्जाम के अंदर कुछ टेस्ट पूछ लिए जाते हैं फॉर चेकिंग ऑफ इनसेंसिबिलिटी। तो इनसेंसिबिलिटी या ब्रेन स्टेम डेथ है, उसको चेक करने के लिए रिफ्लेक्सेस होते हैं, एपनिया टेस्ट होता है और फ्लैट ईईजी है। रिस्पायरेटरी अरेस्ट को देखने के लिए ऑस्कल्टेशन है, फीदर टेस्ट है, मिरर टेस्ट है और विंसलू टेस्ट होता है। ओके, जबकि सीवीएस को चेक करने के लिए जो टेस्ट होते हैं, ऑस्कल्टेशन है, लाइगेशन टेस्ट है, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट है, इकार्ड टेस्ट है और फिंगर नेल टेस्ट होते हैं। एटलीस्ट आपको उनके नाम आने चाहिए। नेक्स्ट है अर्ली फिजिकल चेंजेस। अर्ली फिजिकल चेंजेस के अंदर जो वाइटल टिश्यू रिस्पॉन्स है वो लॉस हो जाता है। ओके, स्टॉप हो जाता है। वाइटल टिश्यू रिस्पॉन्स स्टॉप होने की वजह से 5 चेंजेस होती है। फॉलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसको एल्गोर मोर्टिस या पोस्टमार्टम कूलिंग बोलते हैं। नंबर 2, हाइपोस्टेसिस, जिसके मजीद बहुत सारे नाम है। रिगर मोर्टिस, चेंजेस इन आई बाल और कुछ स्किन के ऊपर चेंजेस आती है। पहला है फॉलिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसका गिर जाना, तो उसको बोलते हैं एल्गोर मोर्टिस या पोस्टमार्टम कूलिंग। नॉर्मली जब बंदा जिंदा होता है तो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस, इसके दरमियान एक प्रॉपर कांस्टेंट बैलेंस होता है, लेकिन डेथ के बाद हीट की प्रोडक्शन लॉस हो जाती है। जब डेथ के बाद हीट की प्रोडक्शन लॉस हो जाएगी तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह डेथ के बाद बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाना, तो उसको पोस्टमार्टम कूलिंग या एल्गोर मोर्टिस भी बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होता है, तो ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो डेड बॉडी होती है वो एक इनर्ट मैस की तरह बिहेव करती है, वो हीट को कंटिन्यूसली लॉस करती रहेगी रैपिडली। ओके, सबसे पहले हीट को क्यों लॉस करेगी, पहला जो हीट का लॉस होगा वो रैपिड होगा, लेकिन इसके बाद स्लो होगा अनटिल उसका जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, अब शुरू में जो हीट लॉस होता था वो रैपिड होता है, बाद में स्लो हो जाएगा। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह यह होती है कि शुरू में ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेड बॉडी का और इन्वायरमेंट का, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता रहता है हीट के लॉस होने की वजह से, तो फाइनली बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के बराबर आ जाएगा। जो प्रोग्रेसिव हीट लॉस होता है उसको हम स्केल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, स्पेसिफिकली इन द कोल्ड कंट्रीज। तो एक साइंटिस्ट था हमफ्री डेवी है, तो उसने थर्मामीटर यूज़ किया था फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ओके, उसने कहा था कि थर्मामीटर को यूज़ करो फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर है। इसके बाद रॉबर्ट सी डाउलर है, उसने इसके मेथड को यूज़ किया फॉर मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन, और शेयर्ड ने यह कहा था कि जो हीट लॉस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेंशनल सिंपल ग्राफ से, और जो हीट का लॉस होता है वो रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और वेपराइजेशन से होता है। ओके, अब जो इसका उसने ये कहा था शेयर्ड ने कि जो हीट का लॉस होता है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि वो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। अब ये न्यूटन लॉ वो वाला नहीं है कि हर रिएक्शन का या हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ पे न्यूटन का जो लॉ फॉलो होता है वो ये है कि जितना ज़्यादा हीट लॉस होगा उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस उस ऑब्जेक्ट के सरफेस का और सराउंडिंग का क्या है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट का लॉस होगा। जो न्यूटन का ग्राफ था वो सिंपल एक्सपोनेंशियल टाइप का था, यानी शुरू में रैपिड फॉल होता था। ओके, शुरू में रैपिड फॉल, इसके बाद प्रोग्रेसिव फॉल अनटिल अनलेस एंड अनटिल फिर क्या होता था कि जो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के बराबर आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। जो कैडावर होती है वो एक प्रॉपर एक मैस होता है जिसकी डेफिनेटिव शेप होती है, और इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वेरिएबल कंडक्टिविटी होती है। लाइक जो फैट की कवरिंग होती है वो हीट को रिलेटिवली पुअर कंडक्शन करती है। जो बॉडी के सर्फेसेस होती है वो ज़्यादा तेज़ी से ठंडी पड़ जाती है। यानी ये जो लॉ होता है ये कैडावर के ऊपर सीधी तरह अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो कैडावर होती है उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, लाइक फैट है, स्किन है, बॉडी की सर्फेसेस होती है। तो जो बॉडी की सर्फेसेस होती है वो ज़्यादा तेज़ी से ठंडी पड़ जाती है,
एज कम्पेयर टू सेंटर ऑफ द बॉडी। जो फैट होता है वो पुअर हीट कंडक्टर होता है। जो सेंट्रल टेम्परेचर है, जो सेंटर विसरास का होता है, वो रिलेटिवली अनचेंज होता है फॉर फर्स्ट फ्यू आवर। द मोस्ट रिलायबल साइट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर कॉर्प्स के अंदर, तो वो इसका इनर कोर टेम्परेचर होता है, और इसको करने के लिए भी रेक्टम या अगर सेक्सुअल असॉल्ट के केस है तो सब हिपैटिक साइट को किया जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट के केस में सब हिपैटिक साइट क्यों यूज करेंगे? टू अवॉइड कंटामिनेशन है। ओके, ठीक हो गया। बाकी इसका पूरा मेथड बता रही है, मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ डेथ। ओके, कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर द टाइम ऑफ डेथ? 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और कहती है कि बहुत सारी डेथ के केस में कभी कभार कोई टेम्परेचर फॉल नहीं होता, बल्कि कभी कभार टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम क्लोरिसिटी। तो जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है पोस्टमार्टम क्लोरिसिटी की वजह से। तो उसकी वजह क्या होती है? ओके, तो उसकी वजह क्या होती है कि पहले आपको बता दूं कि कभी कभार मौत के चंद घंटे के बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, तो उसको पोस्टमार्टम क्लोरिसिटी बोलती है। इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। कभी कभार हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है मौत से पहले, लाइक सन स्ट्रोक है या हीट स्ट्रोक है, पोंटाइन हेमरेजेस है। इस केस में जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है। या कभी कभार मौत से पहले कन्वर्जन की वजह से हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। अब हीट की प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है ओके STE। ओके, तो S से स्ट्राइचनिन है, E से एपिलेप्सी और T से टेटनस है। या कभी कभार बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द लाइफ, लाइक सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक होती है। ठीक है, ओके। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एल्गोर मोर्टिस को अफेक्ट करते हैं? तो पहला इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद है कवरिंग अराउंड द बॉडी, जो जितनी ज़्यादा कवरिंग होगी उतना ज़्यादा हीट लॉस कम से कम होगा। इसके बाद है बिल्ट ऑफ कैडावर या फिजिक ऑफ कैडावर। जो हीट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो सरफेस एरिया होता है रिलेटिवली जो चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट, तो उनका जो हीट लॉस है वो रैपिड होता है। जो फैट है वो पुअर हीट कंडक्टर होता है। डैट मीन्स फीमेल के अंदर या ओबीस बॉडी के अंदर जो कूलिंग होती है रिलेटिवली स्लो होती है। तो ये तो खत्म हो जाता है एल्गोर मोर्टिस। इसके बाद है हाइपोस्टेसिस। अब हाइपोस्टेसिस के में होता है कि पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है ऑन द स्किन, स्पेसिफिकली हमारे जो बॉडी के डिपेंडेंट पार्ट होते हैं जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुलिंग है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? पर्पलिश रेड कलरेशन ऑन द स्किन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुलिंग इन द डिपेंडेंट एंड अनसपोर्टेड पोर्शन ऑफ द बॉडी। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हाइपोस्टेसिस है इसके कोई 5-6 नाम और सुनाओ। तो जो हाइपोस्टेसिस है इसको लाइबर मोर्टिस भी बोलते हैं, इसको पोस्टमार्टम लिविडिटी भी बोलते हैं, पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी बोलते हैं, ल्यूसिडिटी भी बोलते हैं, कॉगिटेशन भी बोलते हैं, वेबिसिस भी बोलते हैं, स्यूगिलेशन भी बोलते हैं। एटलीस्ट आपको 3-4 नाम आने चाहिए: पोस्टमार्टम स्टेनिंग, लिविडिटी, लाइबर मोर्टिस और हाइपोस्टेसिस। ओके, ठीक हो गया। अब ग्रेविटी की वजह से होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो कैपिलरी के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, कैपिलरी को डिस्टेंड करेगा, फिर वो स्किन की सर्फेसेस के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है और इंटरनल ऑर्गन पे भी नजर आना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पर्पल रेड डिस्कलरेशन। उस केस में इसको पोस्टमार्टम लिविडिटी बोलते हैं। ओके, अब चूंकि जो ब्लड की शिफ्टिंग होती है वो सर्कुलेशन के सिजेशन के बाद देखने को मिलती है, लेकिन जो इसकी असल में जो अपीयरेंस होती है ना वो 20 to 30 मिनट्स या कभी कभार 2 घंटे तक ले सकती होती है। ओके, तो कभी कभार इसका टाइम वगैरह पूछ लेते हैं। ओके, तो मौत के तकरीबन आधे घंटे या 2 से 3 घंटे बाद तब जाके स्टार्ट होती है। अब जो एल्गोर मोर्टिस होती है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, ठीक हो गया। लाइक इसकी जो शेप होती है और इसकी डेप्थ होती है वो टाइम के साथ वेरी करती है। इनिशियली तो छोटे छोटे फेंट स्मॉल पैचेस होते हैं, फिर ये पैचेस बड़े हो जाते हैं और कलर डीपन होना शुरू हो जाता है। फाइनली 6 से लेकर 12 घंटे तक ये आपस में मिलकर ये एक्सटेंसिव एरिया बन जाते हैं जिसको यूनिफॉर्म डिस्कलरेशन बोलते हैं। यानी 6 से लेकर 12 घंटे में आकर ये यूनिफॉर्म डिस्कलरेशन बनाना शुरू कर देते हैं और यही 12 घंटे के बाद रिगर मोर्टिस स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे कहा गया है कि जब भी किसी साइड के ऊपर अगर प्रेशर लगेगा ओके तो वो साइड कैपिलरी को कंप्रेस कर देगी और कैपिलरी की फीलिंग नहीं हो पाएगी। जब कैपिलरी की फीलिंग नहीं हो पाएगी तो जो वेट जो ऐसे पार्ट जो उन पे वेट अप्लाई होता है लाइक रिस्ट वेज वॉच है, कोर्स है या बेल्ट या ब्रेजर का जो इंप्रेशन होता है उसकी वजह से उन एरियाज के ऊपर हाइपोस्टेसिस नहीं होती। तो पहला है कि प्रेशर का बता दिया। दूसरी बात है चेंज इन पोजीशन होती है। अगर पोजीशन बार बार चेंज होती रहेगी लाइक इन केस ऑफ ड्राउनिंग है तो वो भी पोस्टमार्टम लिविडिटी के साइड को अफेक्ट करती होती है। 2 से लेकर 3 दिन के बाद जो रेड ब्लड सेल है वो डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और जो ब्लड कलरिंग पिगमेंट है वो रिलीज हो जाएगा और ये स्किन को स्टेन कर देगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन परमानेंट स्टेनिंग हो जाएगी। और इस केस में यानी 2 से लेकर 3 दिन के बाद जब आरबीसी डिसइंटीग्रेट कर देंगे तब पोजीशन चेंज करने या प्रेशर लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो इसके फायदे क्या होते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी के? तो पहली बात है कि ये साइन ऑफ डेथ होता है। टाइम से इस डेथ को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या बॉडी का पोस्चर डिटरमिन कर सकते हैं।
ओके, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी है इन सब की। ओके, तो वो कहती है कि जो पोस्टमार्टम लिविडिटी या हाइपोस्टेसिस की साइट है, शेप है और उसका जो कलर होता है, इससे हमें उस डेड बॉडी की पोजीशन का या कौन-सा उसने कपड़ा पहना हुआ था या कॉज़ ऑफ डेथ पता चल जाता है। लाइक एस्फिक्सिया के केस में जो हाइपोस्टेसिस होती है, वो साइनोटिक टिंज की होती है। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या होता है, साइनोटिक चेरी रेड। ओके, यानी एस्फिक्सिया में क्या देखने को मिलता है, साइनोटिक टिंज है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एस्फिक्सिएंट गैस होती है, कोल या बर्न्स में चेरी रेड देखने को मिलता होता है। एनिलीन के केस में जो कलर होता है वो ब्राउन होता है AB। कार्बन मोनोऑक्साइड चेरी रेड है, जबकि हाइड्रोसियानिक एसिड के केस में पिंक कलर हाइपोस्टेसिस देखने को मिलती है। जो अपीयरेंस होती है वो डिपेंड करती है कि नेचर या अमाउंट ऑफ ब्लड क्या है। ओके, यानी पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस किन-किन फैक्टर पर डिपेंड करती है कि उसका नेचर क्या है या अमाउंट ऑफ ब्लड क्या है। ओके, ठीक हो गया ट्रॉमेटिक वाले केस में। ओके, ठीक है, यानी ट्रॉमेटिक डेथ है तो ट्रॉमेटिक डेथ में एक्सटेंसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है और जो कलरिंग होती है सर्फेसिस के ऊपर वो फेंट होती है क्योंकि काफ़ी सारा ब्लड पहले निकल चुका है, तो पोस्टमार्टम लिविडिटी रिलेटिवली फेंट होती है। जो फ्यूडिन था, फ्यूडिन ने 500 डेड बॉडी को स्टडी किया था जो कि नेचुरल डेथ से मर रही थी ड्यू टू कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड इमीडिएट ट्रॉमेटिक डेथ ड्यू टू सफोकेशन, इलेक्ट्रोक्यूशन, एंजाइना और ये सब चीज़ें आ जाएगा। तो ये पैराग्राफ का मतलब क्या था, इस पैराग्राफ के अंदर जो नेचुरल कॉज है उसकी यानी जो नेचुरल डेथ होती है उसकी क्या क्या कॉजेज लिखे हुए हैं। ओके, ठीक हो गया। अब बाकी सबको एक्सप्लेन भी कर रहा था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राइगर मोर्टिस। आई थिंक ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ ही लेते गए। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो डेथ थी वो एक्सपेक्टेड थी कैंसर वगैरह से। जो ब्लड के जो कोआगुलेटेड होता था वो पैचेस की फॉर्म में बनता था। वो पैचेस फर्म थे, वो डिसॉल्व नहीं होते थे जब तक प्यूट्रिफैक्शन नहीं होती थी। जबकि लेटर टू ग्रुप के अंदर ओके, तो अजीब सी फजूल बातें लिखी हुई है यहाँ पर इस पैराग्राफ को, तो इस पैराग्राफ को आप रीड कर लेना। बाकी ये पार्ट 2 वीडियो है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राइगर मोर्टिस वगैरह से स्टार्ट करेंगे।